है सम्मिलित प्रयासों से। वो तो हो गया था, टूल्स तो है ना। प्रोसेस की बात करनी थी बेटा जी आज। प्रोसेस ऑफ आरडीटी, प्रोसेस ऑफ आरडीटी, प्रोसेस ऑफ आरडीटी। तो कुछ स्टेप्स है बच्चों, 6 स्टेप्स दिए हैं पूरी प्रोसेस के। वन बाय वन अपन स्टेप्स डिस्कस करते हैं। टूल्स में तो हमने एंजाइम की बात कर ली थी और एक वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर आ गया था। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसके पास ओआरआई हो, क्लोनिंग साइट हो, सेलेक्टेबल मार्कर हो। मार्कर सेलेक्ट करता है रिकॉम्बिनेंट को, ट्रांसफॉर्मेंट को, और एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। प्रोसेस में एनसीईआरटी में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर फिक्स सीक्वेंस में। इसमें पहला स्टेप तो ये है, जैसे बच्चों अपन, मैं ऐसे समझाऊं इसको, स्टार्टिंग में अपन, जैसे अपने को इंसुलिन की जीन चाहिए है ना, तो क्या प्रोसेस क्या रहेगी। हम सबसे पहले ह्यूमन की कोई सेल लेंगे, सेल में से क्या निकालेंगे, अपना डीएनए। ये डीएनए निकाला, तो सबसे पहले डीएनए का क्या करना है, आइसोलेशन। पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए अपने को चाहिए केवल काम की जीन, इंसुलिन की जो भी जीन है। अब हम उस डीएनए में क्या लगाएंगे, कट। कट लगाने का काम किसका, आरी का। आरी ने कट लगाया बेटा जी, कट लगाया तो मेरे पास ऐसे डीएनए के छोटे छोटे क्या बन गए, फ्रेगमेंट्स। ये डीएनए के आ गए फ्रेगमेंट्स। हम इनको साइज के बेस पे सेपरेट करेंगे। साइज के बेस पे सेपरेट करेंगे तो कौन सी प्रोसेस अप्लाई कर दूंगा इस पर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारे पास साइज के बेस पर डीएनए के फ्रेगमेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। उनमें से जो काम का फ्रेगमेंट है वो हमने ले लिया। इस फ्रेगमेंट की नंबर बढ़ानी है तो इस पर क्या अप्लाई कर दूंगा मैं, पीसीआर। पीसीआर अप्लाई करूंगा तो इस डिजायर्ड डीएनए की नंबर खूब सारी होगी। भाई क्या किया, हमें मान लो इंसुलिन की जीन चाहिए या कोई भी जीन चाहिए आपको, तो पहले ह्यूमन की क्या ली, सेल। सेल में से डीएनए को क्या किया, आइसोलेट। डीएनए, पूरा डीएनए थोड़ी चाहिए, तो आरी से उसको काटा, काटा तो डीएनए के क्या बने, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट को फिर ऊपर क्या अप्लाई किया हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फ्रेगमेंट साइज के बेस पे सेपरेट हो गए। हम हमारे काम की जीन निकाल लेंगे, फिर उस पर क्या लगाएंगे, पीसीआर। पीसीआर से नंबर क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई। इस स्पेशल जीन की नंबर हमने बढ़ा ली। अब इसे किसके साथ जोड़ दो, वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ जोड़ के इसको किस में एंटर करवा दो, पोस्ट में। बोले तो इकोलाई। फिर इकोलाई जैसे जैसे डिवाइड होगा हमारे वाली वो जीन भी मल्टीपल टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी बस। और फिर उस इंसुलिन की जीन से अपन प्रोटीन बना लेंगे, इंसुलिन बना लेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला स्टेप बता रहा हूं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डीएनए। तो पहला स्टेप ऑफ आरडीटी है बच्चों, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को क्या करो, आइसोलेट करो। यहां कौन सा जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, डीएनए की। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। कैसे करोगे, तो मेथड का नाम है बाई रैंडम मेथड। रैंडम का मतलब हुआ बेटा जी, किसी भी सेल से, किसी भी होस्ट से तुम डीएनए निकाल सकते हो, अगर तुम्हें एंजाइम का नॉलेज हो तो। मान लो मेरे पास होस्ट है प्लांट, मेरे पास होस्ट है कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई बच्चों, या कोई एनिमल सेल है। इनमें से मुझे डीएनए निकालना है, तो पहले मैं सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को हटाऊंगा तभी तो डीएनए निकलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल हटाने के लिए मुझे किसका नॉलेज होना चाहिए, एंजाइम का। बताओ प्लांट से डीएनए निकालने के लिए कौन सा एंजाइम रखूं, सेलुलेज, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी, सेलुलोज की। मैं पैक्टिनेज भी बोल सकता हूं, पैक्टिनेज किसके लिए, मिडल लेमिला,
मिडल लेमिला बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट को तोड़ने के लिए कौन आया, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज। बैक्टीरियल सेल से निकालना है, हेल्थ डिजीज में भी बताया था आपको, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा। अगर फंजाई से निकालना है तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है रे, काइटिन। तो एंजाइम कौन सा काम आया, काइटिनेज। और अगर मुझे अपनी सेल से निकालना है तो अपनी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। तो प्रोटीन तो हटेगा प्रोटीएज से और लिपिड किससे हट जाएगा, लाइपेज से। तो अगर मुझे एंजाइम का नॉलेज है तो मैं इन सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को हटा दूंगा। अब मेरे पास क्या आया, अपने पास आया डीएनए। लेकिन बच्चों सेल में डीएनए अकेला थोड़ी होता है, डीएनए के साथ आरएनए भी होता है, अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे प्रोटीन हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। भाई सेल थी, सेल में मेरे पास ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में डीएनए था, आरएनए वगैरह और भी तो थे सब। तो मैंने जब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को हटाया तो डीएनए अकेला थोड़ी आया, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आए। लेकिन हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो आरएनए हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लगा दूं, आरएनएज या राइबो न्यूक्लिएज। प्रोटीन हटाने के लिए क्या लगा दूं, प्रोटीएज। पॉलीसैकेराइड हटाने के लिए पॉलीसैकेराइडेज। हट गए सब, अब केवल क्या बचा, ओनली डीएनए। आ गया डीएनए। अब डीएनए को किस में डाला जाएगा, चिल्ड एथेनॉल। उस डीएनए को बेटा जी डाल दिया ठंडे 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 एथेनॉल में, चिल्ड एथेनॉल। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं चिल्ड एथेनॉल में। जैसे डीएनए को चिल्ड एथेनॉल में डाला, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया। ये जो डीएनए है ये बेटा जी इसकी पीपीटी बन गई, बोले तो प्रेसिपिटेट हो गया, फाइबर की तरह, धागे की तरह प्रेसिपिटेट हो गया, थ्रेड लाइक। अब कोई ग्लास रोड की हेल्प से हमने उस डीएनए को घुमा करके बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने वाली इस प्रोसेस को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, स्पूलिंग टेक्निक। तो फटाफट पहला जो स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हाँ ये दिया ना स्पूलिंग वाला डायग्राम, ये पूरा पैराग्राफ। तो इसमें बस तुम्हें थोड़े से एंजाइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्लांट से अगर डीएनए निकालते हो तो सेलुलेज, एनिमल से निकालते हो तो प्रोटीएज, फंजाई से निकालते हो तो काइटिनेज, और बैक्टीरिया से निकालते हो तो कौन सा, लाइसोजाइम। फिर हमारे पास डीएनए के साथ कुछ और भी मैक्रोमोलिक्यूल आ गए। हमें तो डीएनए चाहिए, तो आरएनए हटाने के लिए क्या यूज किया, राइबोन्यूक्लियेज। प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए पॉलीसैकेराइडेज। केवल कौन आया, डीएनए को पटक दिया चिल्ड एथेनॉल में, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया थ्रेड लाइक, धागे के जैसे। फिर कांच की कोई रोड, ग्लास की रोड से हमने उसको बाहर निकाला। वो वाली प्रोसेस यहाँ क्या है, स्पूलिंग। स्पूलिंग के बारे में भी पूछा हुआ है। तो पहला स्टेप ये है जिसमें अपने पास कौन आ चुका है, डीएनए आ गया, ये वाला बेटा जी, ये फर्स्ट स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये वाली प्रोसेस टिक लगा लियो, स्पूलिंग नाम यहां आ रहा है फिगर के नीचे, ये स्पूलिंग, स्पूलिंग प्रोसेस इसको बोला गया। एंजाइम के सारे नाम डार्क किए हुए हैं, पूछे गए हैं एंजाइम किसके लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, बाकी पूरी प्रोसेस वही है। कई का, एक का तो नहीं, कई सेल्स से बहुत सारा डीएनए निकाल के बताते हैं। हाँ बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल नहीं किया कभी आपने, किया ना, डीएनए वाला दिखता है, थ्रेड आते हैं बाकायदा। खूब एक सेल से तो इतना एनफ नहीं होता ना, फिर पीसीआर लगा के बढ़ा सकते हैं, बाकी एक सेल से भी हाँ सेम होता ना सारा। तो किसी भी सेल से ले लो, जीन तो सेम ही होंगे ना, मेरी बॉडी में कोई भी सेल निकालूं सेम आएगी जीन तो। मतलब ऐसे जैसे प्लांट एक्सपेरिमेंट किया था हमने, जैसे बनाना का लेके बताया हुआ हमारे पास, एक्सपेरिमेंट करके बताया था हमें, ज़्यादा उसमें मतलब ऐसे विजिबल हो जाए, इतना दिखे। बाकी होते हैं 20 में आते थे एक्सपेरिमेंट,
तुम तो भी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, करना मेडिकल कॉलेज में। हाँ तो साक्षात देखोगे तुम, सेल के अंदर तक घुसोगे, बॉडी के अंदर तक जाओगे। अब तक तो सुना ही है दिल यहाँ होता है, फेफड़े इत्थे है, किडनी पीछे है, फिर तो तुम देखोगे एक्चुअल में कहाँ है। निकालोगे नहीं, किडनी निकालने पे लगी हुई, निकालेंगे नहीं किडनी, है ना, हाँ जो है वहीं रहेगी वो, लेकिन अपन देखेंगे कि एक्चुअल में कहाँ है। लीवर सर कहते हैं इधर थे, यहाँ होता है कि नहीं होता, लीवर को सबसे बड़ी ग्लैंड बताते हैं, एक्चुअल में बड़ी है कि नहीं है, और तुम साक्षात दर्शन करोगे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के बाद। स्टेप नंबर सेकंड आया बच्चों। पहला स्टेप था डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट। अब क्या करना है, इस आइसोलेटेड डीएनए को आरी से क्या करूं, काटूं, ताकि उसके क्या बन जाए, फ्रेगमेंट्स। स्टेप नंबर 2, कटिंग करना, कटिंग ऑफ आइसोलेटेड डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। आरी हर जगह से थोड़ी फिक्स जगह से तो काटता बच्चों, तो कट ऑफ डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना। और ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आरी। मेरे पास ये रहा आइसोलेटेड डीएनए, जिसको मैंने पहले स्टेप से सेपरेट किया था, ये आइसोलेटेड डीएनए बेटा जी। अब इस पे कौन सा एंजाइम, आरी। आप नाम सुनना, आरी से डीएनए को कट करना कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन वही होता है जिसमें आप मैक्रो मोलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करते हो, माइक्रो में। रोटी मैंने खाई, उसके बड़े पार्टिकल्स को किस में तोड़ दिया, छोटे में। वही प्रोसेस क्या है, तो यहां भी तो ये कर रहे हो, बड़े डीएनए को एंजाइम की हेल्प से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आरी डीएनए को क्या कर रहा है, डाइजेशन। तो हमारे पास बच्चों डीएनए के छोटे छोटे क्या आ चुके हैं, फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। ये आ गए फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब इन फ्रेगमेंट्स को मुझे साइज के बेस पे क्या करना है, अलग करना है। तो मैं क्या इस पर अप्लाई कर दूं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई करूंगा तो फ्रेगमेंट, डीएनए के फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू और बेस्ड ऑन साइज। तो आप डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट कर दोगे बेटा जी, किसके बेस पर, साइज के बेस पर। और वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला स्टेप अपना वही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे पूरा नाम इसका होता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पहले ही दे दिया एनसीईआरटी ने, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एक दो क्वेश्चन भी इसमें पूछे हैं, एजीई। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। फॉस्फेट है तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज डीएनए इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर जाएगा, पॉजिटिव एनोड की ओर। तो डीएनए एनोड की ओर मूव कर रहा है इस एगारोज जेल में, वही एजीई है। तो इस जेल में अपन यूज करते हैं क्या, इसमें अपने को यूज क्या करना है, यूज करना है एक जेल, एक मीडियम यूज करते हैं अपन, एक मीडियम यूज करते हैं बेटा जी। मीडियम जिसको बोला गया मैट्रिक्स, वो मीडियम और मैट्रिक्स किसका बना है, अगारोज। और इसमें यूज करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड और एनोड। अगारोज जेल के बारे में भी एनसीईआरटी लिखती है कि अगारोज जेल क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, सी वीड्स से ऑब्टेन होता है। अरे रेड एल्गी, ग्रेसिल क्या बोलते हैं उसको, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, रेड एल्गी से। तो अगारोज सी वीड से, नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। एक पोरस जेल है, ध्यान रखना, एगारोज जेल में क्या होते हैं, पोर होते हैं बेटा जी। तो ये जेल कैसी है, पोरस जेल है। और साथ में क्या यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कैसे इस फील्ड में डीएनए एनोड की ओर मूव करता है। एगारोज जेल, जिसको मैंने कहा पोरस जेल, पोरस जेल होता है। कैसे, अब सुनियो, ये रहा
एगारोज जेल लिया है, ऐसे इसमें वेल्स बने होते हैं बेटा जी, ये वेल्स है, ये एगारोज जेल। एक साइड में तो क्या लगा दिया, एनोड, एक साइड में ये है कैथोड। इन कैविटीज को क्या बोलते हैं, वेल्स। ये वेल्स है। अब क्या किया देखो, पहले एक कंसेप्ट सुनो, पोर वाला कंसेप्ट क्या है, एक बार नीट में आया था, आउट ऑफ क्वेश्चन भी था, वो भी समझ लो तुम। ये जैसे मैंने गोल गोल बनाया ना बेटा जी, ये है एगारोज जेल है, ये जेल है। ये जो मैंने, ये एगारो जेल के मोलिक्यूल है, ठीक है। मान लो ये 1 2 3 4, ये 10-12 मोलिक्यूल है एगारोज के। ये पोरस जेल है, मतलब इन मोलिक्यूल के बीच में स्पेस दिख रहा ना आपको, स्पेस, ये पोर है बीच में। ऐसा था कि मैं एगारो जेल के पोर की साइज को कम ज्यादा कर सकता हूं। तुम ऐसे समझो कि इस बेंच पे ये 3 बैठी है, ये एगारोज के मोलिक्यूल है, 3 बैठे हैं बेंच पे, बीच में प्रॉपर स्पेस है, तो मोलिक्यूल के बीच में गैप है, इस गैप में से कौन निकलेगा, डीएनए। इस 3 की जगह मैं 6 बैठा दूं इस बेंच पे, एगारोज के कितने मोलिक्यूल आ गए, 6, तो बीच का पोर कम हो गया, तो मैं उस पोर के डायमीटर को कम ज्यादा कर सकता हूं। सोचना, अगर एगारोज जेल की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो पोर छोटे, नंबर ऑफ एगारोज मॉलिक्यूल बढ़ा दूं तो पोर का डायमीटर कम हो जाएगा। तो डीएनए जितना छोटा होगा फ्रेगमेंट वो ही निकल पाएगा, बड़े फ्रेगमेंट उन पोर से पास। तो ये जो ए लिखा है मैंने, ये कौन है, एगारोज के मॉलिक्यूल है। बीच की जो गैप है ना, ये गैप, ये स्पेस है। स्पेस को, स्पेस के डायमीटर को मैं चेंज कर सकता हूं। यही पूछा था, डायमीटर चेंज हो सकता है कि नहीं। तो एक ऐसा से हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ पोर, कि जो पोर का डायमीटर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ जेल। कोई समस्या? अगर मैं मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ा दूं तो बीच का डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायमीटर ये एनसाइड में साइड में लिखना है, दिया हुआ नहीं है, थोड़ा ध्यान रहे तुम्हें। अब डीएनए को कहां पटका, ये भी क्वेश्चन। डीएनए को किधर डालोगे, वेल्स पे, ये जो वेल्स है ना, कैविटीज है, यहां डीएनए को पटका, हेलो। तो डीएनए को किधर डाला जाता है, वेल्स, नियर कैथोड। अब डीएनए मूव करेगा किधर, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल किधर मूव करेंगे बेटा जी, पॉजिटिवली एनोड की ओर। मान लो डीएनए मूव कर गए, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन शो करेगा, छोटा कि बड़ा, छोटा फ्रेगमेंट ये लो। तो जितना फ्रेगमेंट की साइज छोटी होगी उतनी डिस्टेंस उसकी ज्यादा। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ऐसा लिखा है ना, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा होगा उतनी मूवमेंट। बात समझ में आ रही है ना। तो पहली चीज, इस डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को कहां डाला गया, कहां लोड किया गया, इन वेल्स। ये क्वेश्चन अभी देखेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है। और कहां, कैथोड के पास। तो डीएनए किधर मूव करेगा, एनोड की ओर। किसके थ्रू, उन पोर से होता हुआ किधर जाएगा, एनोड की ओर। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। जितना छोटा फ्रेगमेंट उतनी डिस्टेंस उसकी ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। किसके थ्रू, थ्रू पोर ऑफ जेल। और इसको बोलती है एनसीईआरटी सीविंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड सीविंग इफेक्ट। तो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बेटा जी किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एनोड की ओर। किससे होते हुए, थ्रू पोर ऑफ जेल। और इस इफेक्ट को क्या बोला, सीविंग इफेक्ट। चालनी, चालनी में छेद, कोई चीज छान रहे हो, आटो छाना आपा, तो अगर चालनी का छेद बड़ा हुआ तो बड्डो, और छोटा हुआ तो महीन छनेगा। तो वही है, तो पोर पे डिपेंड करता है। इफेक्ट को क्या बोल दिया, सीविंग इफेक्ट। बस ये ध्यान रखना।
एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों एनसीईआरटी कहती है जो डीएनए होता है ना उसको आप विजिबल लाइट में सीधे आंखों से नहीं देख पाते ना, तो पहले डीएनए को क्या करो, स्टेन करो। तो इस डीएनए को फॉर विजुअलाइजेशन देखने के लिए किससे स्टेन करेंगे, स्टेन बाय इथिडियम ब्रोमाइड, साथ में कौन सी रेज, इन यूवी रेज। कैसा दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछेंगे ही, जब इतने से चैप्टर के इतने क्वेश्चन आएंगे तो हर जगह से आएगा क्वेश्चन। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए वो मुझे आंखों से नहीं दिख रहे, आंखों से मतलब विजिबल लाइट में विजिबल नहीं है, तो मैंने उसको किससे स्टेन किया, ईटीबीआर का मतलब इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, साथ में क्या यूज करूं, यूवी रेज। तो कैसा दिखा, ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर। अब मुझे डीएनए दिखने लग गया जेल के अंदर। लास्ट में जेल में से डीएनए को काट करके क्या कर लो, अलग कर लो। जैसे इसको कट करके अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया। डीएनए को कट करके अलग करना, कट फ्रॉम जेल, इस प्रोसेस को कहा इल्यूशन। जेल से कट करके सेपरेट करना क्या कहलाया, इल्यूशन। तो हमने जो आइसोलेटेड डीएनए हमारे पास आया बेटा जी, वो एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने उसको सेपरेट किया साइज के बेस पे। एगारोज एक जेल है जो नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से ऑब्टेन होता है, पोरस जेल है, उसमें छेद है। अगर मैं जेल की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो छेद का डायमीटर कम हो जाएगा, तो मैं पोरस के पोर के डायमीटर को चेंज कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। अब नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली एनोड, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन हम उसको ऐसे नहीं देख सकते, हमें देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, यूवी रेज, तो दिखेगा ब्राइट ऑरेंज कलर। फिर जेल में से कट करके अलग करना, इल्यूशन। अब आपको ऐसे कहेगा इथिडियम ब्रोमाइड प्लस इंफ्रारेड, क्या डीएनए दिखेगा, नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड प्लस विजिबल लाइट, नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ क्या चाहिएगी, यूवी रेज, दोनों का कॉम्बो होगा तभी दिखाई देगा। ठीक है, अब आओ, ये यहां मिलेगा तुम्हें एनसीईआरटी में, पहले ही दे रखा है ये वाला, ये बात कर रहा है इसकी। इसमें एक क्वेश्चन है बच्चों, एक या दो क्वेश्चन है, देखना दो तो क्या क्वेश्चन, एक बात तो पूछा, वो क्वेश्चन ऊपर रह गया शायद, कि डीएनए को कहां लोड किया है, पूछा ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ ये रहा, लुक एट फिगर 9.3 एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। कहां लोड किया होगा, दो आंसर हो सकते हैं, नियर कैथोड, इन वेल्स। डीएनए को कहां लोड किया गया होगा बेटा जी, कैथोड के पास, वेल्स के अंदर, वेल्स में तो लोड किया है, नियर कैथोड इन वेल्स। ये रहा सारा वो लिखा हुआ, बस पढ़ लियो, सारी बातें आ चुकी है सी वेड सोर में। और इस इफेक्ट को क्या बोला, सीविंग इफेक्ट। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा, जितना छोटा होगा उतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देखियो, ए टिपिकल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इसका मीनिंग समझे आप, ये लेन मतलब ये लाइन है, वेल्स है 1 2 3 4, इन सब में डीएनए डाला है, यहां पे इस वेल्स में डीएनए को डाला है। अब आप देखो बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन से वेल्स का डीएनए दिखा रहा है, फोर्थ वाली डिस्टेंस यहां तक हुई है। इधर है एनोड, इधर है कैथोड, तो जितना छोटा सेगमेंट है उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, वो एनोड के बिल्कुल पास होगा। ठीक है, ये डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड का मतलब क्या है, हाँ आप सोचिए, ये मेरा डीएनए है मेरे पास एक, मैंने इसमें कौन सा एंजाइम रखा, आरई डीएनए का क्या करता है, डाइजेशन का मतलब तोड़ेगा, तोड़ेगा तो डीएनए के टुकड़े बनेंगे। अगर टुकड़े बन रहे हैं मतलब उसका डाइजेशन हुआ है, तभी तो टुकड़े बने। अगर डाइजेशन नहीं होता तो डीएनए उतना ही रहता। अब सोचो, फर्स्ट वेल के पास जो डीएनए पड़ा उसके कितने टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें,
एक ही, कोई टुकड़ा नहीं है, इसका मतलब डाइजेशन हुआ ही नहीं। इसका डाइजेशन हुआ होगा तभी तो फ्रेगमेंट बने, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ। तो इसने क्या लिखा है कि जो लेन फर्स्ट है वहां कैसा डीएनए है, अनडाइजेस्टेड, और जो सेकंड से फोर्थ लेन है उस पे कैसा डीएनए है, डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का मतलब उसके फ्रेगमेंट बने हुए दिख रहे हैं आपको। अगर आपसे ये भी पूछ ले बच्चों कि डाइजेस्टेड में भी सेकंड थर्ड फोर्थ में सबसे ज्यादा डाइजेशन किसका हुआ होगा, फोर्थ का, क्योंकि उसके फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा। स्मॉलर फ्रेगमेंट किसके पास दिख रहा है तुम्हें, एनोड के बिल्कुल पास। छोटा फ्रेगमेंट है, उसकी डिस्टेंस उतनी ज्यादा कवर करेगा। क्लियर, ये डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वाली बात देख लियो। डाइजेशन तब जब टुकड़े, इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एगारोज प्लेट, उसमें मीडियम पूरा एगारोज का ही होता है। एक चलो कितना समझ में आया, एक क्वेश्चन लाता हूं मैं, अच्छा सा क्वेश्चन था, पूछा तो नहीं, ऐसे ही बनाया हुआ था, इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस का था। ये देखो, कोशिश करना है इसको सोल्व करने की। क्वेश्चन से याद है कोई चॉकलेट का प्रॉमिस हुआ था आपने, किसने दे दी, पहले आएगी तब जाएगी ना, फिर तो क्या है, ये इसको हक है, ये मांग सकती है मेरे से, हमारी तो मांड वाली होगी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यू जनता तुम्हारी बात हो रही है। अरे सिमरन तो ऐसे ऐसे बंदी जैसे तेरे से तेरी भी चॉकलेट लगी है। अच्छा नहीं थी उस दिन, ओहो, मेरे एक लॉस हो गया। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, इन सबको बुरी तरह से हारे थे, हारे नहीं बुरी तरह से। जो आंसर आना था ना उससे पता नहीं कितनी दूर आंसर आया था, केवल एक का सही आया था। इसका दो आंसर, मतलब सांप ही सूंघ क्यों, यानी कि सर ने याद तो दिलावा, मेरे याद नहीं है, मैं ऐसा लग रहा था कुछ भूल रहा हूं मैं। ये डीएनए इधर पटका तो बताओ एनोड के बिल्कुल पास कौन सा होगा और कैथोड के पास कौन सा होगा, इसने पूछा ना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इधर से इधर पूछिए सीक्वेंस बोलो। इसमें पहले देखो छोटा बड़ा डीएनए कौन सा है, एबीसीडी में सबसे बड़ा कौन सा आएगा, डी सबसे बड़ा होगा, तो वो किसके पास होना चाहिए, माइनस के पास, तो माइनस के पास डी होगा, ठीक है। फिर डी से छोटा सी, फिर ए, फिर तो बी सबसे छोटा है क्या, सबसे छोटा होगा वो एनोड के बिल्कुल पास। तो सीक्वेंस पूछिए आपकी एनोड से कैथोड, तो बी ए सी डी ये आनी चाहिए क्या, बी ए सी डी, बी ए सी डी, समझ गया ना बात। छोटा फ्रेगमेंट बिल्कुल एनोड के पास और बड़ा कैथोड के पास, ऐसे दे देते हैं इस टाइप के भी थोड़े सोचने वाले, कंसेप्चुअल। चलो तीसरे स्टेप पे आता हूं। पहला स्टेप हो गया आइसोलेट करना, दूसरा स्टेप हो गया आइसोलेटेड डीएनए को कट करके साइज के बेस पर सेपरेट करना। अब स्टेप नंबर तीसरा आता है कौन, पीसीआर। स्टेप नंबर थर्ड बेटा जी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्पलीफाइंग, एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, जिसको एनसीईआरटी बोलती है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अरे जिस जीन में हमारा इंटरेस्ट है, इंसुलिन की जीन, उसमें हमारा क्या है इंटरेस्ट, बाय यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का यूज करके हम उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी नंबर को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग पीसीआर। फुल फॉर्म जानते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बात जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन करनी है, पीसीआर की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट, लिखो इसको, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इस डिस्कवरी के लिए भाई साहब को मिला था नोबेल प्राइज, कैरी मूलिस, KARY, वही फंसा दो एनसीईआरटी में, पीसीआर डिस्कवर्ड बाई कैरी मूलिस, वन नोबेल प्राइज।
अब केरी मुलिस जो थे, इन्होंने पीसीआर को डिस्कवर किया बेटा जी। पीसीआर का क्या रोल है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब नंबर बढ़ाना। पीसीआर एक थर्मल साइकिल रिएक्शन होती है। थर्मल साइकिल का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे चले, जो कंडक्ट होती है एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई बेटा जी? मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी चलती है रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। मोर देन 90 डिग्री पर ये टेम्परेचर, ये साइकिल चल सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल साइकिल। अरे सीधी सी बात है, तुझे डीएनए से, तुम्हें डीएनए बनाना है, डीएनए की फोटोकॉपी निकालनी है, ऐसा काम सेल में भी तो होता है। सेल भी तो डीएनए से डीएनए बनाती है, उसको क्या कहते हो आप? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना, बट रेप्लिकेशन होता है सेल के अंदर। ये आप डीएनए से डीएनए कहां बना रहे हो? लेबोरेटरी में। इन विवो की इन विट्रो? इन विट्रो। तो पीसीआर कैसी प्रोसेसर है बेटा जी? इन विट्रो प्रोसेस है, जो कहां चल रही है? लेबोरेटरी में। मैं एक तरह से डीएनए की जीरोक्स बना रहा हूं, डीएनए की फोटोकॉपी बना रहा हूं, कम टाइम में मेरे पास खूब सारा डीएनए आ जाए, खूब सारा डिजायर डीएनए आ जाए, इसलिए मैंने क्या चालू कर दी? पीसीआर। पीसीआर में, जिस ट्यूब में होता है पीसीआर, ऐसी नाम बता रहा हूं, नहीं है एनसीईआरटी में, तो एपेंडोर्फ ट्यूब है। जाओगे तुम लैब वेब में तो वहां मिल जाएगी तुम्हें, एक छोटी सी ट्यूब होती है, एक एपेंडोर्फ ट्यूब। इस ट्यूब में वो डीएनए, सैंपल डीएनए डाल देते हैं, फिर पीसीआर मशीन में उसको रख देते हैं, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डीएनए की खूब सारी कॉपी बन जाती है। उस ट्यूब का नाम है एपेंडोर्फ ट्यूब। अब इसके 3 स्टेप है। इनकी सीक्वेंस नीट में 2 बार पूछी हुई है। पहला स्टेप बोलना, डी नेचुरेशन। स्टेप नंबर 2 एनीलिंग। स्टेप नंबर 3 एक्सटेंशन। 3 स्टेप है, इनकी फिक्स सीक्वेंस है। सीक्वेंस पूछी हुई है, डी नेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बच्चों, जिससे आप डीएनए की कम टाइम में खूब सारी कॉपी बना लोगे। अब ये स्टेप कैसे है वो देखना। हमारे पास एक डीएनए है, सैंपल डीएनए, ये रहा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये वो सैंपल है डीएनए का जिसकी हमें क्या बनानी है? कॉपी बनानी है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं बेटा जी, 5 to 3 और 3 to 5। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या आया? डी नेचुरेशन। आप एनसीईआरटी में इनका टेम्परेचर भी ऐड करोगे। डी नेचुरेशन कितने टेम्परेचर पर हो रहा है? 94 डिग्री पे। 94 डिग्री पे कंडक्ट होता है। इतने हाई टेम्परेचर पर डीएनए स्ट्रैंड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बच्चों ब्रेक हो गए, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में बदल गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। हाई टेम्परेचर, मोर देन 90 डिग्री। स्टेप नंबर 2 चालू हुआ, एनीलिंग। याद करो, जब आप रेप्लिकेशन कर रहे थे, जब नया डीएनए बनना स्टार्ट होता है तो पहले कौन जुड़ता है? प्राइमर। आरएनए प्राइमर। यहां आरएनए मत बोलना, केवल क्या बोलना? प्राइमर। पहले मैं किसको जोड़ूं? प्राइमर को। तो एनीलिंग स्टेप में हम किसको जोड़ेंगे? प्राइमर को। और हम ये भी जानते हैं बच्चों, नया डीएनए बने चाहे आरएनए बने, सीक्वेंस हमेशा 5 to 3, 5 to 3। तो इसमें तो इधर जुड़ गया प्राइमर, इसमें इधर जुड़ गया प्राइमर, ये जुड़ा है प्राइमर। तो देख के बताओ, देखिए प्राइमर के कितने सेट काम आए? 2। तो एनीलिंग में 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज होते हैं, 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज होते हैं, और यहां टेम्परेचर पहुंच जाता है लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 52 पे कंडक्ट होती है, 52 से 55 चलता है, इतना टेम्परेचर। आपसे रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं पूछता हूं बच्चों। प्राइमर डीएनए बनाने को स्टार्ट कर देता है, नए डीएनए को, बट कंप्लीट नहीं कर पाता। ये प्राइमर जुड़ तो गया, इसने नए डीएनए को बनाने को चालू कर दिया, बट ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कंप्लीट करने के लिए स्टेप नंबर 3 आएगी। तीसरी स्टेप को बोला जाएगा एक्सटेंशन।
उसमें हमें कि एंजाइम रेप्लिकेशन में कौन सा मेन एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज, वही यहां काम आएगा। लेकिन यहां एक स्पेशल पॉलीमरेज काम आता है जिसको बोला जाता है टैक पॉलीमरेज, जो एक बैक्टीरिया से मिलता है। बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस का क्या उठाया, टी, एक्वेटिकस का AQ, ये कुछ और नहीं डीएनए पॉलीमरेज ही है। स्पेशल कैरेक्टर क्या है इसका, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है बच्चों, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। हाई कितना, 72 डिग्री पर भी एक्टिव रहता है ये, मोर देन 90 पर भी काम करेगा। बाकी आपने बायोमोलिक्यूल में सुना होगा नॉर्मली एंजाइम 40-50 डिग्री के ऊपर काम ये करता है, इसलिए टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं। जो कौन से बैक्टीरिया से मिला, थर्मस एक्वेटिकस। और एन साइड में लिखा है ये बैक्टीरिया खुद कहां मिलता है, गर्म पानी में, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे रहता है। तो खुद रहता ही हाई टेम्परेचर में है, तो इसका एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर क्या रहेगा, एक्टिव। ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहे, थर्मोस्टेबल एंजाइम। अब क्वेश्चन का आंसर तो तुम लोगों ने नहीं दिया अभी तक कि प्राइमर कैसे, प्राइमर बनाना स्टार्ट तो कर देता है बट कंप्लीट नहीं कर पाता बच्चों। देखो प्राइमर ने नया स्टैंड बनाना चालू कर दिया बट उसे एक्सटेंड करने का काम टेक पॉलीमरेज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। ये लो, एक डीएनए लिया था, कितने बन गए, 2। हर बार पहले से डीएनए डबल हो जाएगा। 3 स्टेप आएगी, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तीनों का टेम्परेचर एनसीईआरटी में मेंशन कर लियो, उस डायग्राम जो दिया है पीसीआर साइकिल का। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। 52 से 5 रहता तो 54 भी मिल जाएगा कुछ जगह आपको, गलत नहीं है, सही है वो भी। बताओ प्राइमर, प्राइमर प्राइमर को एनसीईआरटी लिखती है इट इज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर क्या होता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। बेटा जी ओलिगो किसको कहते हो, बायोलॉजी में ओलिगो और पोली 2 वर्ड होते हैं। ओलिगो का मतलब फ्यू, छोटा, पोली का मतलब बड़ा। डीएनए क्या होता है, पोली न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, पोली न्यूक्लियोटाइड, बड़ा मॉलिक्यूल है। जबकि प्राइमर क्या है, छोटा टुकड़ा है। ये छोटा टुकड़ा डीएनए को पूरा नहीं बना सकता, इसलिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है डीएनए पॉलीमरेज को, जो टाइप है टेक पॉलीमरेज। एनसीईआरटी ने लिखा है प्राइमर के ब्रैकेट में, ऊपर की लाइन देखो, अगले पेज की पहली लाइन ही होगी साइड 2 सेट ऑफ प्राइमर में, केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, केमिकली सिंथेसाइज्ड, ये प्राइमर होता है। ओलिगो का मतलब स्मॉल टुकड़े, ओलिगो बड़ा है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसलिए वो पूरे को नहीं बना पाता। पूरे के लिए हमें चाहिए टेक पॉलीमरेज। अब आपसे पूछेगा प्राइमर कौन सी स्टेप में जुड़ते हैं, एनिलिंग। टेक पॉलीमरेज कौन सी स्टेप में काम आता है, एक्सटेंशन। और डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और डबल स्टैंड से वो क्या बन जाता है, सिंगल स्टैंड। और कितना बच्चों डीएनए बनता है, तो एक फॉर्मूला है 2n। आपसे पूछ ले कि कितना डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, 2n से निकाल लो। n क्या है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, कितनी बार पीसीआर चलती है उससे आप निकाल लो। अभी हमने पीसीआर एक बार चलाई तो डीएनए कितना बन गया था, 2 बार चलाओगे तो कितना बन जाएगा, 4। एनसीईआरटी कहती है 30 टाइम्स चले तो, उत्तर के डुक्के मारूंगा, 60। बढ़िया जो मैथ्स कौन लिया। पीसीआर कितनी बार चले, 30 टाइम्स। कितना लिखा है एनसीईआरटी में, उस फिगर में देखो 30 टाइम्स चलती है तो 1 बिलियन। 60, एक चॉकलेट का लॉस हो रहा है मुझे। 30 बार चलेगी तो कितना डीएनए बन जाएगा, 1 बिलियन। कैसे, 2 की पावर कितनी लगा दूं, 30 लगा दूं, करो सोल्व। मुझे तो ऐसी फिजिक्स मैथ्स आती है तो मैं तो ऐसे करता हूं शॉर्ट में, 2 की पावर 30 को मैं ऐसे लिखूंगा, 2 की पावर 10, 10, 10 लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 का मतलब 1000,
24, 1024, 1024, 1024 को बोल सकता हूँ 10⁻3, 3 तो हो गया 10⁹9, 10⁹9 का मतलब 1 बिलियन, बोले तो 100 करोड़। 30 बार पीसीआर चली है और डीएनए कितने टाइम एम्पलीफाई हो गया? 1 बिलियन टाइम, 100 करोड़ डीएनए की कॉपी आ गई। तो इसलिए पीसीआर कम टाइम में डीएनए की खूब सारी जीरोक्स फोटोकॉपी बना देता है। अगर वो 30 टाइम चले तो मेरे पास 1 बिलियन टाइम्स डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। तुमसे जरूरी नहीं ये पूछेगा, आपसे पूछेगा बच्चों पीसीआर 5 बार चल रही है तो कितने बने? 2⁵ 64, ठीक है कर लोगे। 30 टाइम से इतने टाइम एम्पलीफाई हो जाएगा। देख लो एनसीईआरटी क्या कहती है इसको, ये वाला है एम्पलीफिकेशन ऑफ, बस तो ये टेम्परेचर मेंशन कर लेना आप जरूर से, तीनों स्टेप्स के। 5 से 32 होगा क्या? 64 किसने बोला? इधर से फेथ करना भारी पड़ा, 32 ही होगा भाई, ठीक है जो भी हो। अच्छा रहा सर आप भी हमें मैथ्स नहीं पढ़ाते हो। किसको किसको दूं? पहले आओ तो सही इधर से। कैसे हो गए बराबर? पहले आप खिलाओ फिर मैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पहले खिलाओ फिर मैं खिलाऊंगा, ऐसे बराबर नहीं होता, ये कोई एक्सचेंज नहीं होता। ये तो आप खिलाओ ना, मैं खिलाऊंगा, मना कब कर रहा हूं? ऐसे कहो हमें खिलानी नहीं है, ऐसे क्यों कहते सर आपने नहीं खिलाई? सही तो छोड़ ही दूं, मीठा मीठा सब है ना, दांत खराब हो जाएंगे। मैं किसी को बांटूंगा लेकिन तुम लाके दो, मैं खुद नहीं खाऊंगा, खिला दूंगा औरों को, लेकिन तुम्हारे से जो लगी, हाँ तो लाओ ना, मैं मेरे हाथ से देने चाहता हूं, लाओ तुम। मौत आ रही है, चलो। हारे हुए बच्चे हैं, बात मत करो, हारे हुए हो तुम, कैसे नजर मिला पाते हो तुम? नजरें झुकी होनी चाहिए तुम्हारी मेरी क्लास में, नहीं सर नहीं देख पाएंगे। मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, वो बहुत सीनियर आएंगे तो उनके सामने ऐसे, तो वैसे नजर झुकी हुई, मयंक सर से हम सीधे मुंह बात नहीं कर पाते सर, एक बार हारे थे हम, केवल ये बात कर सकती है। तुम्हारी नजर ऐसे होनी चाहिए। और मयंक सर आगे, अगला पूछे क्या ऐसी क्या बात होगी? बस बहुत बड़े गुनाह, हाँ शर्मनाक हरकत हमने कर दी, हम भयंकर शर्मिंदा है ना। सोचो 250 रुपए की चॉकलेट के लिए तुम्हें हमेशा यूं झुक के चलना पड़ेगा। 250 ऐसे 5 रुपए में जो सिर्फ 5 आती है ना, वो भी ला दो चलो तुम, वो भी बड़ी बात है। आजकल आती नहीं होगी, एक रुपये 4 आती है आजकल। भगवान के लिए ऐसे मत करना कि 5 रुपए लाके उसके मुंह से 5 टुकड़े करके ले आओ तुम, ऐसे मत करना ना, हाँ बाकी चल जाएगा। लो सर, मैं कहूँ छोटी बड़ी कैसे हुई है, पता नहीं सर इसके दांत ऐसे ही है, कैसे तोड़ी इसने ऐसे तो मत कर देना। हाँ वैसे जा तुम पता से ले आना, मैं देख लूंगा, तोड़ के लाओ, बड़ी छोटी करके लाओ। हाँ ये देख कहते ही तैयार बैठा है एक, पहले बता देते। चलो भैया बढ़िया बात है, नजरें झुका के नहीं देख पाओगे तुम मेरी तरफ, बड़े अपराधी हो तुम, हारे हुए हारे हुए, बुरी तरह से हारे हो। सुमन हाँ तो नीचे रख, नीचे आके बात करिए, जो भी डायलॉग बाजी करिए तुझे। सर हम तो वो जो हार के जीतता उसको बाजीगर कहते हैं ना, हाँ सर हमसे कोसों दूर। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों आइसोलेशन, दूसरा क्या हो गया? कट लगाना, तीसरा पीसीआर से नंबर बढ़ा दो। अब चौथा अपने को क्या करना बेटा जी, देखो यहीं से देख लो, फोर्थ स्टेप पे ये पहला तो क्या किया था? आइसोलेशन, दूसरा आरी से कट करना, तीसरा नंबर बढ़ाने के लिए क्या यूज किया? चौथे स्टेप में अब हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ के किस में डाल रहे हैं? होस्ट में। तो स्टेप नंबर फोर्थ है, अब डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में एंटर करना। तो इसमें लिख दियो डिजायर्ड डीएनए तो किस में एंटर करवाना? एंटर इन होस्ट, इंजर्सन इन होस्ट सेल, इंजर्सन इन होस्ट सेल।
अब बिखरा रखा है एनसीईआरटी ने, मैं दोनों स्टेप एक साथ ले आता हूं। होस्ट में इंसर्ट करने के लिए बच्चों दो टाइप की मेथड बता रखी है। हम डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में दो तरह से एंटर करवा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक है बेटा जी इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप सोचो, ठीक हम करेंगे सर उस डीएनए के साथ हम क्या जोड़ेंगे? क्या डीएनए को सीधा डाल रहे हो? वेक्टर के साथ जोड़ रहे हो ना? वेक्टर के साथ जोड़ के एंटर करवाते हो, वो तो क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तो विद हेल्प ऑफ वेक्टर, और डायरेक्ट में सीधा ही डाल दो बिना वेक्टर के, विदाउट यूजिंग वेक्टर। मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं उस डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में एंटर करवा सकूं। एक तरीका किसको यूज करके? वेक्टर को, और दूसरा तरीका बिना वेक्टर के। अब पहले बच्चों आप ही सोचो, ज्यादा सक्सेस किस में रहेगी? वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि वेक्टर ओआरआई प्रोवाइड करवाता है और वो रेप्लिकेट करेगा। बट दो तीन ऐसी भी मेथड है जिसमें हम वेक्टर को यूज डायरेक्ट उस डीएनए को किस में डाल देंगे? होस्ट में। उसमें तीन मेथड है, वैसे तो एनसीईआरटी में दो है, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अरे वो बंदूक वाली, बंदूक चालगी, जीन गन या बायो लिस्टिक मेथड, याद आया? प्लांट सेल के लिए, प्लांट जो सेल होती है ना, एक्चुअल में प्लांट में वो प्लांट सेल के बाहर होती है सेल वॉल, सेल वॉल होती है हार्ड, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। तो यहां वो किसके साथ? डीएनए प्लस गोल्ड और टंगस्टन, इसको मिला के बेटा जी बॉम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, कहां पे? प्लांट सेल पे। देखो क्या किया, जीन गन में क्या क्वेश्चन बनेगा? पहली बात, वेक्टरलेस मेथड है। डायरेक्ट का मतलब एक ऐसी मेथड होगी वेक्टरलेस, इनमें हम कोई वेक्टर यूज, डीएनए लिया, उस डीएनए को किसके साथ कोटेड किया? एयू सिंबल किसका है? गोल्ड, और डब्ल्यू टंगस्टन। पूछा है ये, गोल्ड एंड टंगस्टन, ये ऐसी मेटल होती है जो सेल में कहीं रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनका यूज होता है। गोल्ड टंगस्टन के साथ डीएनए को कोटेड किया, फिर हाई वेलोसिटी के साथ बॉम्बार्ड करवाया, बॉम्बार्ड प्लांट सेल पे, गोलियों की तरफ फेंका उनको। प्लांट सेल पे इसलिए जोर से फेंका क्योंकि प्लांट सेल के बाहर कौन है? सेल वॉल, और सेल वॉल हार्ड और टफ कवरिंग है, तो जोर से फेंकना पड़ता है, तब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। आगे उसकी किस्मत है कि वो क्रोमोसोम से जुड़ जाए तो रेप्लिकेट कर लेगा, वरना चांस नहीं है। तो प्लांट सेल के लिए कौन सी मेथड यूज हुई? जीन गन का दूसरा नाम बायोलिस्टिक, किसके साथ जोड़ा? गोल्ड, और हम बोलते हैं क्या? और टंगस्टन के साथ, बस। दूसरी है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन दोनों दिए हैं एनसीईआरटी में बच्चों। कहां दिए? वहां जो है ना ये स्पूलिंग वाला डायग्राम, उसके ऊपर है, उस पैराग्राफ, ऊपरी ऊपर पैराग्राफ वहां दे रखा है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करेंगे? ये फॉर एनिमल सेल के लिए होगा। ये कोई एनिमल की सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, इसमें से छोटा सा पिपेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें डीएनए डालेंगे, इसके थ्रू एंटर करवा देंगे। तो एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं बच्चों माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। और ये जीन गन किसके लिए यूज करोगे? प्लांट के लिए। वो डीएनए कोटेड होगा किसके साथ? गोल्ड, और डब्ल्यू का मतलब टंगस्टन, और हाई वेलोसिटी के साथ उसको क्या किया? बॉम्बार्ड किया प्लांट सेल पे। एक इसमें तीसरी मेथड भी बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, यहां नहीं है, केमिकल मेथड। उसमें केमिकल यूज करते हैं बच्चों पीईजी, फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल पैग। ये कोई ऐसा केमिकल है जो सेल की परमिबिलिटी को बढ़ाता है ताकि डीएनए सेल के अंदर जा सके। लेकिन इन तीनों मेथड में कॉमन चीज है बच्चों, वेक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन
और केमिकल में कौन सा, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, बिना वेक्टर के सीधा एंटर करवाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट में आप किसको यूज करोगे, वेक्टर को। अगर मेरे पास प्लांट सेल है तो बताओ कौन सा वेक्टर है, कौन सा प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड। और एनिमल सेल है तो क्या यूज कर लूंगा, रेट्रोवायरस, बताया था ना, TI प्लाज्मिड और रेट्रोवायरस। लेकिन कल भी हमने बात की थी बेटा जी, ये दोनों डिजीज करने वाले होते हैं। प्लाज्म TI से प्लांट में डिजीज होगी, रेट्रोवायरस एनिमल में करेगा, बट यूज करने से पहले इनको क्या किया जाएगा, मॉडिफाइड। अब इन्हें क्या नाम देंगे, डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन, क्योंकि अब उनमें डिजीज कोजिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी। बस। तो TI प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी कहती है, TI प्लाज्मिड का सोर्स कौन सा बैक्टीरिया बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये एक बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया है, मिट्टी में मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इसको नेचर्स इंजीनियर भी बोल देते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। और ये प्लांट में एक डिजीज करता है, कोज क्राउन, कोज क्राउन गर्ल डिजीज, क्राउन गोल डिजीज इन कौन से प्लांट में, डाइकोट प्लांट्स में। तो बैक्टीरिया प्लांट में एक डिजीज करता है जिसका नाम है क्राउन गोल डिजीज इन डाइकोट प्लांट। ट्यूमर बना देता है, गांठें, जैसे अपने में कैंसर बोलते हैं, प्लांट में है क्राउन गाल डिजीज, डाइकोट प्लांट में, डाइकोट प्लांट। तो डाइकोट प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करते हैं। और एनिमल के लिए क्या यूज किया, रेट्रोवायरस। अब होता यह है, क्राउन गाल डिजीज इन डाइकोट प्लांट, सोर्स है इसका एक बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। जैसे ये बैक्टीरिया बच्चों, ये वो एग्रोबैक्टीरियम है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए है इसका, देखना बोर्ड पे, इस डीएनए को बाहर निकाला, इस डीएनए में एक जीन है, यहां डीएनए में एक जीन है, इस जीन को नाम दिया TI जीन। इसका पूरा नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ध्यान से सुनो, है क्या, ये है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर खुद का क्या है, डीएनए। इस डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए के पास कौन सी जीन है, ये ऐसी जीन है जो प्लांट में जाने के बाद क्या करेगी, ट्यूमर, कैंसर करेगी, क्राउन गाल डिजीज करेगी। अब हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए वेक्टर। तो वेक्टर के तौर पे काम में ले रहे हो तो पहले इसको क्या करो, चेंज करो, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई कैसे करूं, इस हार्मफुल जीन को हटा दूं, इसकी जगह बेनिफिशियल जीन को जोड़ दूं, ये तो करना है। अरे TI जीन को हटा दिया, बस हटा के इसकी जगह कोई दूसरी डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया। क्या अब ये प्लांट में डिजीज करेगा, नहीं सर, डिजीज वाली जीन तो हमने हटा दी। और डिजीज वाली जीन को हटा के यूज करना क्या बन जाएगा, डिसआर्म्ड पैथोजन। क्लियर। तो जब तक ये बैक्टीरिया में है, नेचुरली इसके पास एक जीन होती है, उस जीन को क्या कहा जाएगा, TI जीन, जो प्लांट में क्या करेगी, बट यूज में लेने से पहले बच्चों इसको मॉडिफाइड कर देंगे, उस हार्मफुल जीन को हटा दिया जाएगा, इसको डिसआर्म्ड बना दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लो। और एनिमल के लिए सीधा याद रखना, रेट्रोवायरस। ये वाला पैराग्राफ है एक तो, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। उससे पहले ये स्पूलिंग से उधर वाला पेज है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन के आगे वाला पैराग्राफ है पूरा, उसमें ये ज्ञान दिया है। TDNA होता है उसके पास, इस DNA का नाम ही TDNA। T का मतलब यहां ट्यूमर नहीं है, ध्यान देना,
टी का मतलब यहां ट्रांसफर डीएनए, ये जो डीएनए बनाया था ना अपन, ये टी डीएनए है। इसके ऊपर जो जीन बैठी है ना, ये कौन सी जीन है? ये टीआई जीन है, वो ट्यूमर इंड्यूसिंग है। बट टी डीएनए का मतलब कौन सा? ट्रांसफर। वो प्लांट की नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफर कर देता है। तो द ट्यूमर इंड्यूसिंग ये रखा, प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट। इसको मॉडिफाइड कर दिया गया, प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं रहा। बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट। बट हम इसको जीन ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस है ऑल्सो बीन डिसार्म्ड। रेट्रोवायरस भी तो डिजीज करते हैं, बट काम में लेने से पहले उनको भी बच्चों क्या कर दिया गया? डिसार्म्ड एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। तो रेट्रोवायरस का यूज किसके लिए? एनिमल सेल। अब इसको वेक्टर के साथ जोड़ के ट्रांसफर कर दो, वहां वो जाके मल्टीप्लाई करेगा। ये दिया है पैराग्राफ भी है। अब एक बैक्टीरिया के लिए पैराग्राफ है ये वाला, कॉम्पिटेंट होस्ट, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फिर ये वो माइक्रो इंजेक्शन वाला आगे का पैराग्राफ है, यहां लिखा देखो इसमें, डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। ऐसे पैथोजन जिसमें डिजीज कोजिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो क्या कहलाएंगे? डिसआर्म्ड पैथोजन। अब वेक्टर में एक बैक्टीरिया के लिए अलग से दिया हुआ ये पैराग्राफ, कॉम्पिटेंट होस्ट। इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ये ध्यान दियो। बैक्टीरिया सेल में अगर मुझे कोई ट्रांसफर करना है बेटा जी डिजायर्ड जीन, तो मैं कैसे एंटर कराऊं? फॉर बैक्टीरियल सेल। वहां एक मेथड का नाम भी आपको लिखा मिलेगा, हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड। जैसे अभी आपको बताया कि प्लांट में अगर मुझे डिजायर्ड जीन एंटर कराना है तो क्या यूज किया? टीआई प्लाज्मिड। एनिमल के लिए क्या यूज किया? रेट्रोवायरस। बैक्टीरिया के लिए एक मेथड दी है, हीट शॉक मेथड। क्या करते हैं इसमें सुनियो। इसमें ये करते हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया में बाहर तो होती है सेल वॉल, अरे पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या होती है? सेल वॉल। अंदर होती है उसके सेल मेम्ब्रेन। मुझे बैक्टीरिया में कोई डीएनए एंटर करवाना है तो पहली लाइन एनसीईआरटी लिखती है, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। एक लाइन का क्वेश्चन, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, वाटर लविंग। तो सेल उसको अंदर जाने नहीं देगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड। सिंगर निकोलसन ने बताया था ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिपिड की बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, ये वाली। लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक। डीएनए कैसा है? तो लिपिड बोलेगा तू मुझे क्रॉस नहीं कर सकता, तो भैया सेल नॉर्मली डीएनए को जाने नहीं देती, बट हमें तो डीएनए एंटर करवाना है। तो क्या किया? अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने एक मेथड इजाद की। सबसे पहले ये बैक्टीरिया की सेल है, इसको ट्रीट किया कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम से। डाइवेलेंट कैटायन लिखा है एनसीईआरटी ने, डाइवेलेंट कैटायन। कैल्शियम क्या करता है बच्चों? कैल्शियम करेगा बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसमें टेम्पररी पोर बना देगा। सेल वॉल में क्या बना देगा? टेम्पररी पोर। ध्यान दो, बाहर डीएनए है, ये रहा कोई डीएनए। इस डीएनए को मुझे किस में एंटर कराना है? बैक्टीरिया में। मैं पहले किसको क्रॉस करूं? सेल वॉल। तो मैंने बैक्टीरिया को किससे ट्रीट किया? कैल्शियम। कैल्शियम ने बना डाले टेम्पररी पोर। किस में? सेल वॉल में। जब सेल वॉल में पोर बने तो अंदर कौन आ जाएगा? डीएनए। तो टेम्पररी ट्रांजिएंट पोर से कौन घुस गया? डीएनए। पहली बैरियर तो हो गई दूर, अब सामने कौन खड़ी है? सेल मेम्ब्रेन। उससे भी क्रॉस कराओ। तो जब बैक्टीरिया को कैल्शियम से ट्रीट करेंगे, अब इस बैक्टीरिया सेल को बोला कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। ये क्या बन चुकी है? कॉम्पिटेंट टू टेकअप डीएनए। अभी डीएनए लेने के लिए रेडी हो गई। पहले तो मान नहीं रही थी कि नहीं लूंगी डीएनए, वो हाइड्रोफिलिक है। फिर कैल्शियम ने इसको समझाया
किरबावली कुछ को नहीं हुआ, फायदा कोई है, तो सेल वॉल राजी हुआ डीएनए को लेने के लिए। इस बैक्टीरिया को क्या कहा? कॉम्पिटेंट। लेकिन अभी भी अड़चन कौन है? सेल मेम्ब्रेन। उसे कैसे समझा? वो नहीं समझेगी, उसको बावड़ा बनाया जाएगा। बावड़ा बेटा जी देखो कैसे बनाते हैं। इस बैक्टीरिया को उठाया और पटक दिया सबसे पहले किसमें? किसमें पटका? ये रही टेस्ट ट्यूब। अरे सबसे पहले तो बर्फ में लगा दिया बेचारे को, फिर गर्म पानी, फिर से बर्फ में लगाया। 3 स्टेप होते हैं ना। सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया, ये लो अंदर ये सेल मेम्ब्रेन इस कलर से। तो क्या किया बच्चों? सेल वॉल से तो हमने क्रॉस करा दिया, अब समस्या क्रिएट करिए सेल मेम्ब्रेन। तो पहले इस बैक्टीरिया को रखा किसमें? आइस में। देन उसको ट्रांसफर किया सडन गर्म पानी में, जहां टेम्परेचर कितना था? 42। फिर वापस से सडनली ट्रांसफर टू आइस। देखो किससे कैसे बावड़ा बनाया। पहले बर्फ पे पटका, ठंडा ठंडा फील हुआ, बेचारा ठंड में बैठा है। अचानक जब उसको ठंडा फील होने लगा, तुरंत उठा के पटक दिया गर्म पानी में। उसे लगा क्या हो गया, ठंड से सीधा गर्म। जैसे उसको गर्म फील वाली आने लगी, इतने फिर पटक दिया आइस में। ये आइस हीट आइस क्यों दे रहे हैं? ये सब बेवकूफ बना रहे हैं किसको? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन में घोचे कौन कर रहा है? लिपिड बोल रहा है मैं डीएनए को जाने नहीं दूंगा, कंसेप्ट पकड़ना। लिपिड घोचे कर रहा है। तो जब मैंने इसको रखा 0 डिग्री पे, बोले तो आइस पे, तो लिपिड हो गया सॉलिड। मैंने उठा के पटका उसको किस पे? 42 डिग्री पर, तो वही लिपिड क्या हो गया? लिक्विड। फिर मैंने पटका उसको आइस पे, लिपिड फिर से क्या हो गया? तो लिपिड कभी लिक्विड कभी सॉलिड, कभी लिक्विड कभी सॉलिड। बेचारा लिपिड तो खुद को एडजस्ट कर रहा है, वो तो अपने में ही लगा पड़ा है, कभी सॉलिड कभी लिक्विड। फायदा उठा के किसको फंसा दिया? डीएनए को। क्योंकि घोचे लिपिड कर रहा था, लिपिड को बिजी कर दिया खुद की स्टेजेस कन्वर्जेशन में, कन्वर्जन में, और फायदा उठा ये ले डीएनए तू अंदर जा। लिपिड समझ पाता उससे पहले तो डीएनए कहां घुस चुका था? सेल के अंदर। इसको नाम दिया हीट शॉक मेथड। बैक्टीरिया को हीट का झटका दिया, अब अंदर घुसा। तो स्टेप है सबसे पहले ट्रीट विद कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन, और कैल्शियम का सोर्स कौन है? कैल्शियम क्लोराइड। मैक ट्रांजिएंट टेम्पररी पोर इन बैक्टीरियल सेल वॉल टू टेक अप फॉरेन डीएनए, और इस बैक्टीरिया को बोलूंगा कॉम्पिटेंट। देन आइस, फिर हीट, फिर आइस। सीक्वेंस ये रखना बच्चों, आइस हीट आइस। और उस हीट का टेम्परेचर भी पीसीआर से गड़बड़ मत करना, यहां कितना है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये कॉम्पिटेंट वाला पैराग्राफ पूरा यही है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अब ये इसकी पहली लाइन जरूर, डीएनए इज कैसा मॉलिक्यूल? हाइड्रोफिलिक, इट कांट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब पूरा इसको हीट शॉक दिया कितने डिग्री पे? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा ये पैराग्राफ मैंने इसको पढ़ लो तुम, ये सिंपली बना के तुम्हें बता दिया है। ये चौथा स्टेप आ गया, डिजायर्ड डीएनए को होस्ट में एंटर कराना। स्टेप बचे हैं 2। पांचवा ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट, और छठा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देख लियो पैराग्राफ, पढ़ लो, ये देख लो। फिर स्टेप 5th पे आता हूं। आगे पीछे तुम 6 स्टेप को सीक्वेंस में रखियो, इसने तो कहीं वेक्टर दे दिया और कहीं कुछ ही फंसा दिया, ऐसे कर रखा है। अगला है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, बायोरिएक्टर वाला। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप था, फिर से सुन लो, डीएनए को आइसोलेट करना सेल से, फिर आरी से उसको कट करना, कटे हुए फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के बेस पर सेपरेट करना, पीसीआर से उनके नंबर को एम्पलीफाई करना, फिर उसको किसी होस्ट में एंटर कराना, वो वेक्टर की हेल्प से भी बिना वेक्टर के भी। दोनों मेथड अपने देख ली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप जीन गन को थोड़ा याद रखना बेटा जी, गोल्ड टंगस्टन के साथ प्लांट सेल के लिए यूज की जाती है। अब वेक्टर के साथ हमने डाल दिया किसमें? होस्ट में। मान लो हमारी जीन इंसुलिन की कहां आ गई? होस्ट में।
अब फाइनल स्टेप, सेकंड लास्ट है वैसे तो, ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। क्या चाहिए आपको? आपसे मुक्ति सर। क्या चाहिए? इतना माथापच्ची आरटीटी का जो हमने किया है उसका अल्टीमेट एम क्या है? जो जीन आपने ली उसका प्रोडक्ट चाहिए ना तुम्हें। आपने मान लो इंसुलिन की जीन ली तो हमें क्या चाहिए? क्या तुम्हें इकोलाई से मतलब है? नहीं सर, हमें कोई मतलब नहीं, वो मरे जी, अपने को क्या मतलब है? उसके पेट में पल रही है क्या इंसुलिन की जीन, हमें उस प्रोडक्ट से मतलब है। तो एनसाइड एक प्यारी लाइन लिखती है, अल्टीमेट एम ऑफ ऑल रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। फाइनल एम क्या है? क्या लेना अपने को? प्रोडक्ट लेना है। और मान लो वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोटीन है। अल्टीमेट एम इन बायोटेक का क्या होगा? अल्टीमेट एम ऑफ आरडीटी टेक्नोलॉजी क्या होगा? ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। एक्चुअल में प्रोडक्ट प्रोटीन ही है बच्चों, वो इंसुलिन जो मिल रहा है वो प्रोटीन ही तो है। यही तो वाह। प्रोटीन कैसे बना देखना, ये रहा इकोलाई। इकोलाई में कौन सी जीन डाल दी आपने? इंसुलिन की जीन डाली आपने। जीन से प्रोटीन बनना मतलब जीन क्या हो रही है? एक्सप्रेस। जीन को क्या होना पड़ेगा? एक्सप्रेस। और जब जीन एक्सप्रेस हुई तो पहले तो इसने क्या बनाया होगा बच्चों? आरएनए। आरएनए से क्या बना होगा? और ये प्रोटीन ही कौन है? हमें इसी से तो मतलब है। आपको ना इक्वलाई से मतलब है ना किसी और से, हमें तो क्या चाहिए? हमारा इंसुलिन, प्रोटीन की फॉर्म में बना हुआ इंसुलिन। तो जीन इक्वलाई में क्या होगी? एक्सप्रेस। और क्या बनाएगी? प्रोटीन, इंसुलिन। तो फाइनल एम क्या है? ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट, बोले तो प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की प्रोडक्शन को दो लेवल पे हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, टू लेवल। पहला एट लेबोरेटरी लेवल और दूसरा बेटा जी एट इंडस्ट्रियल लेवल। लेबोरेटरी लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पे। नाम से समझ जाओ, अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए तो लेबोरेटरी लेवल पे चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, प्रोसेस ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तब तो लेबोरेटरी। सब कुछ सही हुआ, सारी प्रोसेस सही है, अब उसको किस पे ले चलो? बड़े बड़े प्रोडक्ट की खूब सारी मात्रा, मास प्रोडक्शन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की लार्ज क्वांटिटी हमें चाहिए बेटा जी तो हम किस लेवल पे चलेंगे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। और इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको एक बड़ा बड़ा टैंक यूज करना पड़ेगा जिसको नाम दिया है बायो रिएक्टर। तो बड़ा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट पे लेने के लिए हमें चलना पड़ेगा कौन से लेवल पे? इंडस्ट्रियल लेवल पे। और इंडस्ट्रियल लेवल में किसको यूज किया जाएगा? बायो रिएक्टर। उन बड़े बड़े टैंक को, उन बड़े बड़े वेसल्स को, उन बर्तनों को क्या कहेंगे? बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर के बारे में आप सुनना बच्चों, बायो रिएक्टर क्या होते हैं मैं एक डायग्राम बना के बताऊं। एनसीईआरटी ने दो बायो रिएक्टर दे रखे हैं। पहली चीज एनसीईआरटी कहती है बायो रिएक्टर का जो बेस होता है ना, बेस पेंदा, वो कवर्ड होता है। कवर्ड इसलिए होता था कि अंदर जो भी चीजें वो इजीली क्या हो, मिक्स हो जाए, प्रॉपरली मिक्स हो जाए बायो रिएक्टर में। अब थोड़ा सा समझिए, बायो रिएक्टर में कुछ बातें हैं समझने वाली सी। एक तो बच्चों इसमें लगी रहती है ऐसी ब्लेड, ये ब्लेड लगी रहती है इसे, यहां मोटर लगी है। अरे मिक्सी बिलोणों को नहीं होगी, मिक्सी चाले तो वह ग्राइंड होगा ना, अंदर की चीजें इजीली मिक्स हो जाएगी वो सब। अब सुनना क्या करते हैं, प्रोसेस देखियो पहले। एक खाली बायो रिएक्टर है, एक खाली ड्रम पड़ा है, बड़ा सा बायो रिएक्टर होता है, बड़े बड़े 100 से 1000 लीटर तक कल्चर मीडियम प्रोसेस हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उस खाली बायो रिएक्टर में पूरी प्रोसेस सुन लियो, स्टीम भेजते हैं। खाली बायो रिएक्टर, उसमें क्या डाली? स्टीम। क्यों? स्टेरिलाइज करने के लिए, स्टेरिलाइज, ताकि अंदर कोई माइक्रोब्स ना रहे। खाली बायो रिएक्टर है, हम काम में लेने वाले हैं, तो पहले उसमें क्या डाली? ताकि अंदर से क्या हो जाए? स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है, अब उस बायो रिएक्टर में भरेंगे लिक्विड कल्चर मीडियम।
बायोरिएक्टर में क्या भर दिया? लिक्विड कल्चर मीडियम, जिसको एनसीईआरटी कहती है ब्रोथ, लिक्विड कल्चर मीडियम। क्यों कर रहे हो ये सब? आप करवा रहे हो जबरदस्ती सर, हमारा तो कोई इच्छा नहीं है। इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें अपनी प्रोटीन मिल सके। थोड़ा लॉजिक लगाओ, तुम्हें तुम्हारी इंसुलिन मिल सके। इंसुलिन कहां है? इकोलाई के पेट में। तो मैं ये सारी माथापच्ची इसलिए कर रहा हूं ताकि इकोलाई खूब बढ़े। इकोलाई बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगी? इंसुलिन की प्रोटीन। तो मैं इकोलाई को इसमें डालूंगा ताकि इकोलाई दिन दुनी रात चौगुनी ग्रोथ करे। और ये कल्चर मीडियम कुछ और नहीं, इकोलाई का खाना पीना है। पहले मैंने इकोलाई का सारा खाना पीना, इकोलाई की जो जो डिमांड थी इकोलाई ने लिख के दिया कि भाई सुबह के नाश्ते में ये चाहिए, लंच में ये चाहिए, डिनर में ये चाहिए, बीच में मुझे सूप चाहिए, वो चाहिए, जो जो डिमांड थी मैंने सब किस में डाल दी? कल्चर मीडियम में। सारी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं किसकी? इकोलाई की। उसने बोला मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ये लो, नीचे यहां एरोबिक रेस्पायर करता है, यहां एयर की एंट्री होती है इस जगह से, O2। इकोलाई बोला कि मुझे टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री, तो इसका टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। इकोलाई बोले मुझे मीडियम चाहिए न्यूट्रल, मीडियम फिक्स रखते हैं। तो यहां पीएच एसिड बेस बैलेंस के लिए यहां रखा गया है। जो जो इकोलाई को चाहिए वो ऑप्टिमम कंडीशन कौन अवेलेबल करवाएगा? बायोरिएक्टर। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इसके अंदर इकोलाई खूब डिवाइड हो, ग्रोथ करे। और हमें इकोलाई से कोई मतलब नहीं है, वो बढ़ेगा तो उसके अंदर बैठी इंसुलिन की जीन भी, प्रोटीन भी बढ़ेगी। तो पहले खाली बायोरिएक्टर में क्या डाली? स्टीम, सब कुछ स्टेरिलाइज हुआ। अब उसमें क्या भर दिया? लिक्विड कल्चर मीडियम, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है ब्रोथ डायग्राम के अंदर। अब देखना, इसमें डाल दूं मैं इकोलाई। बच्चों ये वो इकोलाई है जिनके पेट में हमारे इंसुलिन की जीन है, ठीक है, डाल दिए। इकोलाई कल्चर मीडियम में से न्यूट्रिशन लेंगे और अपनी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। नीचे से ऑक्सीजन चलेगी एयर के फॉर्म में, ये सारा ये स्टीरियर होता है। स्टीरियर समझोगे थे? गोटनी, झाड़नी, झेड़नी के बोलो, दही गोटा ना आपा, वो विलोडक, वो इसको घूमता रहेगा। वो घूमता रहेगा तो अंदर की जो चीजें हैं वो प्रॉपरली क्या होती रहेगी? मिक्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टीरियर का क्या रोल होता है? मिक्सिंग का। और मिक्सिंग का फायदा बच्चों, जब नीचे से ऑक्सीजन दी है ना इसको, इस घूमने से वो ऑक्सीजन पूरे कल्चर मीडियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ताकि हर कोने में बैठे इकोलाई को क्या मिल सके? ऑक्सीजन, वो डिवाइड कर सके, इसके लिए। और यहां एक लिखा है फोम ब्रेकर, इंपेलर ब्लेड लिखे हुए हैं। फोम ब्रेकर बिलोणों करा आपा तो झाग आवे, तो इसमें भी हो सकता है ऊपर क्या है? झाग। उन झाग को हटाने के लिए से ब्लेड लगे रहते हैं, घूमते रहेंगे, झाग को हटाते रहेंगे। फॉर्म ब्रेकर, ये इंपेलर ब्लेड है, घूम घूम के इस प्रॉपर ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे। अब बायोरिएक्टर के लिए एनसीईआरटी कहती है कि जो बायोरिएक्टर है वो प्रोवाइड करवाता है ऑप्टिमम कंडीशन, किसकी ग्रोथ के लिए? इकोलाई, उस माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन। क्या क्या? बायोरिएक्टर इज एन एजिटेटर सिस्टम, हाँ, इट इज ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। तो बायोरिएक्टर हर वो कंडीशन अवेलेबल करवाएगा जो इकोलाई के लिए फेवरेबल हो। ये टेम्परेचर कंट्रोल रखेगा, पीएच को कंट्रोल रखेगा, ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, और इसमें सैंपलिंग पोर्ट भी लगा रहेगा। ये भी लिखा मिल जाएगा, इसमें क्या लगा हुआ होगा? सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट क्या होता है वो भी सुन लो। ऊपर छोटा सा ढक्कन होता है एक, अंदर इकोलाई डाले, ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तुम्हें क्या पता। तो इस ढक्कन को खोला और थोड़ा सा कल्चर मीडियम बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा कल्चर मीडियम निकाल लिया। उस मान लो 10 ml कल्चर मीडियम निकाल लिया, मान लो 10 ml। उस 10 ml कल्चर मीडियम में चेक कर लिया इकोलाई कितने हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर निकालिए 10 ml, अब चेक कर लिया इकोलाई कितने हैं। अगर नंबर बढ़ रही है मतलब इकोलाई की ग्रोथ हो रही है। तो सैंपलिंग पोर्ट का मतलब थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके हम चेक कर लेंगे कि इकोलाई की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2 टाइप के बायोरिएक्टर के डायग्राम दे रखे हैं। पहला सिंपल स्टीरियर है, उसके पास वाला स्पाज्ड स्टीरियर है, दोनों देख लो। एक चीज इसमें जो हल्की सी समझने वाली है वो सुनो। अब बच्चों समस्या ये आई, देखो ये बायोरिएक्टर है,
ये इसमें कल्चर मीडियम भरा हुआ है, कौन ग्रो कर रहे हैं? ई कोलाई। अब सुनो, ई कोलाई कल्चर मीडियम से क्या उठा रहा है? न्यूट्रिएंट खा रहा है ना, खाना। कुछ टाइम के बाद सोचो, नंबर ऑफ ई कोलाई तो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम कल्चर मीडियम की क्वालिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें से ई कोलाई क्या ले चुका है? न्यूट्रिएंट। धीरे धीरे कल्चर मीडियम की क्वालिटी डाउन हो रही है, मतलब ई कोलाई की ग्रोथ बढ़ रही है। जब क्वालिटी कम होगी तो फ्यूचर में ई कोलाई की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, तो धीरे धीरे ई कोलाई की ग्रोथ कम हो जाएगी। अब देखो, इसको एक ग्राफ से बताता हूं। ये ग्राफ तुम्हारे प्लांट ग्रोथ में भी आता है, ये ग्राफ इकोलॉजी में भी आता है, आप समझते हो, एस शेप्ड ग्राफ। ये वाली फेज लैग फेज ये, और इसको स्टेशनरी फेज। मुझे ध्यान से सुनना, मुझे उस बैक्टीरिया को कौन सी फेज में रखना है? लॉग फेज में। लॉग वो फेज है जिसमें उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। मुझे चाहिए बैक्टीरिया किस फेज में? लॉग फेज में। मतलब ग्राफ चाहिए जे शेप्ड, समझ रहे हो बात? लेकिन भैया लॉग फेज में तो तब रहेगा ना जब लगातार उसको खाना मिलता रहे। अब आपने तो एक बार कल्चर मीडियम भर दिया, बायोरिएक्टर को ढक दिया, अंदर ई कोलाई बैठे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी कल्चर मीडियम की क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ग्रोथ फाइनली कम हो जाएगी ना, तो ग्रोथ हो सकता है स्टेशनरी में आ जाए, कम भी हो जाए। तो हमें चाहिए बैक्टीरिया किस में? लॉग फेज में। तो क्या करें? ये करें, पुराने कल्चर मीडियम की कुछ अमाउंट को निकाल लें और फ्रेश कल्चर मीडियम ऐड कर दें। तो टाइम टू टाइम फ्रेश कल्चर मीडियम ऐड करते रहो और यूटिलाइज कल्चर मीडियम को ड्रेन करते रहो। तो ई कोलाई को कंटिन्यूअस क्या मिलता रहेगा? न्यूट्रिशन। और वो अपनी कौन सी फेज में रहेगा? लॉग फेज में। फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव लॉग फेज। तो आप चाहते हो बैक्टीरिया लॉग फेज में रहे, तो इसका नाम लिखती है एनसीईआरटी कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पुराने कल्चर मीडियम की कुछ अमाउंट को निकाल लूं और फ्रेश कल्चर मीडियम भर दूं, ताकि वो उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो किस में चले? अपनी लैग नहीं, लॉग फेज में। आओ कुछ लाइंस दो चार जो है अलग से वो रीड करा देता हूं, लास्ट प्रोसेस है, उसमें तो कुछ समझना है नहीं। ये वाली ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इसमें एक तो यहां अंडरलाइन कर लो, ये रहा, द अल्टीमेट एम बच्चों इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल आरडीटी का अल्टीमेट एम यही होगा ना, क्या प्रोड्यूस करना? डिजायरेबल प्रोडक्ट, मतलब प्रोटीन। अब एक चीज यहां भी देखो, एक नया वर्ड ये भी आ रहा है, इफ एनी प्रोटीन, अंडरलाइन करना, एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब कोई भी ऐसी जीन जो हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस हो। अरे ये हेटेरोलोगस होस्ट, अरे इंसुलिन की जीन कहां से लाए तुम? ह्यूमन भाई साहब से। इसको डाला किसमें? ई कोलाई में। क्या दोनों सेम है? ह्यूमन की जीन बैक्टीरिया में आ रही है, ये हेटेरोलोगस हो गए। ह्यूमन की जीन ह्यूमन में डालते तो होमोलोगस, बैक्टीरिया की बैक्टीरिया में डालते तो होमोलोगस। ह्यूमन की जीन को मैं बैक्टीरिया में एक्सप्रेस कर रहा हूं, हेटेरोलोगस। तो भैया इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हुई है, तो बैक्टीरिया कैसा होस्ट हुआ? हेटेरोलोगस। लाइन फिर सुन लेना, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, कोई भी जीन जो एक्सप्रेस हो रही है, मतलब क्या बना रही है? प्रोटीन। एक्सप्रेस होने का मतलब प्रोटीन बनाना, किसमें? हेटेरोलोगस होस्ट। वो क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आरडीएनए से बनने वाली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हेटेरोलोगस ह्यूमन के लिए ह्यूमन होमोलोगस है, बट ह्यूमन की इंसुलिन जीन कहां एक्सप्रेस हुई? ई कोलाई बैक्टीरिया में। दूसरा है तो हेटेरोलोगस होस्ट। क्लियर? अब आओ, वो कल्चर की बात कर रहा है कि थोड़े लेवल पे लेना तो लेबोरेटरी स्केल है, ये सब लिख दिया मैंने, और अगर आप इसको बड़े लेवल पे लाते हो तो इंडस्ट्रियल लेवल है। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई इन ए कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, अंडरलाइन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बच्चों पुराना कल्चर मीडियम और फ्रेश ऐड करो, ये लिखा ना, देखो, वेयर द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड व्हाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड, अंडरलाइन, टू मेंटेन द सेल इन देयर, पूरी अंडरलाइन करियो, फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव। कौन सी फेज? लॉग एक्सपोनेंशियल।
तो हमें कौन सा कल्चर सिस्टम यूज करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, जिसमें पुराना मीडियम निकालो, फ्रेश मीडियम भरो, ताकि बैक्टीरिया सेल किस में चलती रहे? लॉग फेज में, मैक्सिमम ग्रोथ। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस ए लार्जर बायोमास, हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, खूब सारी प्रोटीन मिल जाएगी, खूब सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड, तो इसलिए आपको बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो बायोरिएक्टर का यूज करो। इसमें 100 से 1000 लीटर तक कल्चर मीडियम को प्रोसेस कर सकते हैं। अब बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ ए वेसल्स, वेसल्स का मतलब टैंक, बड़ा सा बर्तन, इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कच्चा माल बायोलॉजिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बायोलॉजिकली, एंजाइम की हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से, बायोलॉजिकली। ठीक है। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, जो चाहिए सब दे दो, ऑप्टिमम कंडीशन दे दो ताकि बैक्टीरिया ग्रोथ करे। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर अंडरलाइन कौन सा है? स्टीयरिंग टाइप। और ये दो है, दो डायग्राम है, एक तो सिंपल है पहला और दूसरा स्पास्ड है। फर्क देखना, पहला सिंपल है, दूसरा सिंपल तो जो भी बता रहा था मैं आपको, ये रहा। यहां से तो बच्चों स्टीम फॉर क्या, स्टेरिलाइजेशन कब करोगे? स्टार्टिंग में, जब खाली पड़ा है तो इसमें स्टीम डाल के हमने क्या किया? स्टेरिलाइज कर दिया। ठीक है। ये एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए, मोटर है घूमने के लिए, फॉर्म ब्रेकर। ये कल्चर ब्रोथ लिखा ना, ब्रोथ का मतलब कैसा कल्चर मीडियम? लिक्विड कल्चर मीडियम। यहां से हवा, स्टेराइल एयर, ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से करते हैं। दूसरा है स्पास्ड, इसमें देखो एक थोड़ी सी नई चीज है बच्चों, नीचे ऐसी ट्यूब लगी हुई है एक, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, यहां से हवा प्रेशर के साथ भेजते हैं। जब एयर आएगी तो पानी में एयर के बबल्स बनेंगे, कल्चर मीडियम में वो हवा के बबल्स बने, ये रहे। और जैसे एक तो ये रही सरफेस ऊपर वाली, जब बबल्स आएंगे ना तो सरफेस थोड़ी ऐसे हो जाएगी। इस वजह से जो सरफेस एरिया है, इस वजह से सरफेस एरिया वो बढ़ेगा। मैं 10 मिनट में करूं क्लास में, इससे बेटा जी बबल्स आने से सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो यही कह रहा है कि जो बबल्स है वो ड्रामेटिकली ऑक्सीजन के ट्रांसफर एरिया को बढ़ाएंगे, यहां से एयर बबल्स के फॉर्म में अंदर आएगी। बस इसको स्पास्ड बोल दिया, और वो सिंपल स्टीरियर है, दोनों स्टीरियर के ही टाइप है, एरिया बढ़ाने के लिए उसको यूज करते हैं। अगला पैराग्राफ देख लो। इस बायोरिएक्टर का जो बेस है वो सिलिंड्रिकल होगा, पेंदा सिलिंड्रिकल, जिससे कंटेंट इजीली मिक्स हो जाए। एक्सटीरियर अंडरलाइन करना, फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो एक्सटीरियर का मेन रोल क्या है? पूरे रिएक्टर में क्या अवेलेबल हो जाए? ऑक्सीजन। अब बायोरिएक्टर एज अल्टरनेटिव एयर कैन बबल, ठीक है। अब बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, एजिटेटर का मतलब समझते हो बच्चों? घूमने वाला, मिक्स करना, वो एजिटेटर होता है। ग्राइंड, मिक्सी वाला एजिटेटर घूम रहा है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, और उसमें क्या लगा हुआ है? सैंपलिंग पोर्ट, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉ पीरियोडिकली। टाइम टू टाइम आप स्मॉल वॉल्यूम निकाल के चेक कर लोगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। फाइनली डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मार्केटिंग की बात आ रही है। डाउन स्ट्रीम में क्या करना देख लो। ये बायोरिएक्टर था, अब अपने इकोलाई खूब बढ़ चुके हैं। अब ह्यूमन अपनी इंसानियत, अपनी औकात पे आता है। अब तक हमने किसकी ग्रोथ करवाई थी? इकोलाई की, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखियो, हमने उन बैक्टीरिया को निकाल लिया, जो खूब सारे बैक्टीरिया बनाए थे वो सब हमने बाहर निकाल लिए। अब बैक्टीरिया से क्या मतलब है? हो गया, बकरे को काटने से पहले खिलाया पिलाया, हो गया, बेचारा इकोलाई का काम खत्म। मारो, उसकी बॉडी में से क्या निकाल लो, बस। तो अपने प्रोडक्ट को क्या करना? सेपरेट करना, उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना, फाइनली उसमें प्रिजर्वेटिव को ऐड करना। सर प्रिजर्वेटिव, भाई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहे, ऐसा नहीं इतनी मेहनत से प्रोडक्ट बनाया 3 दिन में खराब हो गया। बायोटेक से तुमने कोई दवाई बनाई, कोई फूड प्रोडक्ट बनाया, 5-6 दिन में खराब हो गया, ऐसा नहीं। उसमें क्या मिलाया गया? प्रिजर्वेटिव, जो उसको लंबे टाइम तक फ्रेश रखे, तो प्रिजर्वेटिव मिलाया। फिर अगर मेडिसिन बनाई है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल किया, ऐसा नहीं सीधे मार्केट में लॉन्च कर दो।
पहले चेक करेंगे लोगों पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, सब कुछ सही पाया गया तो उसकी मार्केटिंग कर दी, बेचने के लिए उतार दिया मार्केट में। इट्स ऑल आर पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जो प्रोडक्ट आया, इकोलाई वगैरह आए, अब मुझे इकोलाई से कोई मतलब नहीं है, हमने इकोलाई से अपने प्रोडक्ट को सेपरेट किया, प्योरीफाई किया, प्रिजर्वेटिव को ऐड किया, क्लिनिकल ट्रायल्स किए और फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दिया। इट्स पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बीच में क्वालिटी कंट्रोल भी आएगा, खाने पीने की चीज है तो उस क्वालिटी को भी क्या करो, चेक करो। तो एक चीज सुनना बच्चों, यहां लिखा है डाउन स्ट्रीम, कुछ जगह तुम्हें अप स्ट्रीम भी लिखा मिलेगा, ऐसे ऑप्शन दिख जाएगा कहीं अप स्ट्रीम प्रोसेस। इससे पहले की जो प्रोसेस है ना वो सब अप स्ट्रीम है। इससे पहले जो स्टेप्स आए थे वो पार्ट थे किसके, अप स्ट्रीम के। ये किसमें है, डाउन स्ट्रीम। तो क्या है डाउन स्ट्रीम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट का बनना, सिंथेसाइज होना, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट्स रेडी फॉर मार्केटिंग। The process includes separation and purification underline which are collectively referred to as downstream processing. इसमें प्रोडक्ट को फॉर्मुलेटेड करेंगे प्रिजर्वेटिव के साथ। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल एज इन केस ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन बना रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल भी करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए दोनों स्टेप अलग अलग होते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घूम भी सकता है, आपसे कई बार ये पूछ सकता है कि डाउन स्ट्रीम का कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेटिव ऐड करना और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। कैसे, इस लाइन पे आओ, द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग स्टेप है, तो उसको डाउन स्ट्रीम में ऐड नहीं करते। पूछ ले तो ध्यान रख लेना, बाकी सेपरेशन प्योरिफिकेशन उसी का पार्ट है, डाउन स्ट्रीम उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है। एक ये क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी का आंसर दो फटाफट। डीएनए बड़ा होता है कि एंजाइम बड़ा होता है, तुम ही जानो। डीएनए बिगेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, आंसर लिख देना, डीएनए बड़ा है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही बना देता है एंजाइम, तो जीन, छोटी सी जीन ही बना देती है प्रोटीन एंजाइम। डीएनए बिगर है। ये क्वेश्चन देखो कहीं, डू यूकैरियोटिक सेल हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? नो, जितने भी आरी थे सब कहां मिले थे, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। जस्टिफाई नहीं करेंगे, मन नहीं है। अगला, ये तो बताया था, मियोसिस की कौन सी स्टेज में आरडीएनए बनता है रे बच्चों, पेकाइटिन। पेकाइटिन में तो होता है रिकॉम्बिनेशन, दो अलग अलग डीएनए जीन बदले, वही तो है आरडीएनए। पेकाइटिन क्रॉसिंग ओवर, तो क्या देख लियो। नहीं नहीं, अभी कल क्या है, कल चैप्टर चालू करूंगा मैं, होने दो, टाइम हो गया तो क्या हुआ, कोई बांध रखा है क्या, करो इसको सोल्व। यहीं बैठ के गप्पे तो मारनी है तुम्हें। एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स फाइंड यूज इन, कहां यूज करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ज्यादा नहीं, 5-10 ही है, लेकिन ऐसे हैं, देखते हो जाएगा ऑप्शन, ज्यादा कुछ नहीं। ए सही है क्या, सी एक्सटेंशन है बिल्कुल, ये एनीलिंग है, ये डीनेचुरेशन है। सही लग रहा मुझे तो ये, और भी देख लो तुम। ए एनीलिंग नहीं है ना बच्चों, ए तो डीनेचुरेशन है, बी एनीलिंग है, ए डीनेचुरेशन है, लेकिन वो 50 डिग्री पे नहीं होता, वो 94 पे होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा। सी एक्सटेंशन है बिल्कुल। ये कर लो, छोड़ो तुम। टेक पॉलीमरेज का सोर्स कौन सा था, थर्मस एक्वेटिकस, ये 2 बार आया हुआ है, PYQ लाए हो में सारे। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीएनए को विजिबल बनाने के लिए किससे स्टेन करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड। चिल्ड एथेनॉल में मिक्स किया तो स्पूलिंग, आए हुए वैसे आए हुए तो क्या करूं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तुम्हें पढ़ाया है इतना अच्छा गया है, लाइक होगा क्या, पहला गलत क्यों किया। हाँ, विद इन डीएनए, ये तो एंडो का काम है, एक्सो का काम नहीं है। ठीक है,
वही आ गया, ब्राइट ऑरेंज। वो जो बेंड दिखेंगे वो ब्राइट ऑरेंज, उसको काट करके अलग करना इल्यूशन। आइसोलेटेड डीएनए को चिल्ड एथेनॉल में डाला, फिर उसको कलेक्ट किया ग्लास रोड से, स्पूलिंग। नॉट ट्रू पूछा, नॉट ट्रू। नॉट करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर ऑफ डीएनए बेंड ना। डीएनए कैसे होंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर। ये ब्लू तो वहां आ रहा था, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, लैग जेड जीन। ए और आर है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स चेक करो। 2022 का ही है शायद ये क्वेश्चन। पीसीआर यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, यस। पीसीआर से आप डीएनए को बेटा जी बढ़ा सकते हो ना। दूसरा देखो, द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं, तो क्या आंसर दोगे, फोर्थ, फर्स्ट। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल फर्स्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के, वैसे तो जाएगा। सोच भी लिया क्या, कहां सोचा, हाई टेम्परेचर, और एक लिखा है इसने इन द बिगिनिंग, तो पहला स्टेप ही कौन सा होता है, वहीं सबसे हाई टेम्परेचर रहता है, मोर देन 90 डिग्री। डीएनए को साइज के बेस पे सेपरेट करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो केमिकल मेथड बताई थी मैंने, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल विदाउट ए, उसमें केमिकल यूज करोगे, वेक्टर यूज नहीं किया जाता। गोल्ड और टंगस्टन को यूज करेंगे, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। हाँ, फोर्थ वाला जीन गन है ना, डिसआर्म्ड कहां से हुआ, बिना वेक्टर के प्लांट में एंटर करवा रहे थे आप। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, वेक्टरलेस मेथड है बेटा जी। स्टीरियर का क्या यूज था, पूरे टैंक में क्या अवेलेबल करवाना, ऑक्सीजन। वो घूमेगा तो ऑक्सीजन पूरे मीडियम में। हाँ ये देखो, थोड़ा सा अच्छा है। एक्सप्रेशन, अरे जीन तो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो चुकी है बेटा जी। इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया में प्रोटीन बना चुकी है। प्रोटीन बनने को ही मैंने जीन का क्या कहा है, एक्सप्रेशन। अब आपने इस बैक्टीरिया को अलग कर लिया, उसमें से प्रोडक्ट निकाल लिया, वो होता है डाउनस्ट्रीम में, तो एक्सप्रेस तो हो चुका बायोरिएक्टर में ही, तो एक्सप्रेशन इसका पार्ट नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल होता तो वो भी नहीं है। कैसे पता चला, ह्यूमन लिम्फोसाइट, एनिमल में ट्रांसफर के लिए रेट्रोवायरस, प्लांट होता तो टीआई प्लाज्मिड हो जाता। दो हो रहा बस, कोई एक मिला लो, नहीं मिल रहा क्या। ए में क्या आएगा ये बताओ, ए में कट डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन, ए में थर्ड। बी रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, कहां से काटेगा, फोर्थ। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, सी लाइगेज का मतलब जोड़ेगा, फर्स्ट। और डी टेक पॉलीमरेज, ए की तो बच्चा होगा सेकंड। सेकंड आएगा क्या, बायोरिएक्टर, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो डी एलाइजा अगले चैप्टर में आ जाएगा, ये होगा। ये तो यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड, ये भी करते हैं प्लांट में, तो जीन गन, ये डिसार्म्ड है, ये टीआई प्लाज्मिड। फोर्थ आ गया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पूछा ही नहीं, बाकी तीनों तो यूज होती है। बैक्टीरियोफेज प्लांट के लिए यूज, लेमडा जो रेट्रोवायरस था वो एनिमल के लिए यूज होता है, प्लांट के लिए यूज
नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद। आपने 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा दिए, उसके लिए एक्स्ट्रा